प्रश्न संख्या 61 श्रीमती पूनम महाजन जी। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। हाँ, अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रखा गया। आफ्टर क्वेश्चन अवार्ड। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उस उत्तर के रूप से मुझे ये समझ आया है, हमने देखा है कि प्रश्नकाल के बाद 21 पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम कैसे अपने आप को फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट ना रखते हुए आने वाले समय में हमने 9 साल के पहले ही हमने फॉसिल फ्यूल से 40% बिना फॉसिल फ्यूल की जो अलग ऑल्टरनेटिव एनर्जी है उस एनर्जी को लेके हमने मिक्सचर किया है और हमने एक बहुत अच्छी उपलब्धि की है। लेकिन जब मैंने सवाल पूछा था स्कूलों के लिए, मैं मंत्री महोदय को ये पूछना चाहती हूँ, आपने महाराष्ट्र के बारे में जवाब दिया, लेकिन पूरे देश भर में हमारे पास ऐसी इंटीग्रेटेड पॉलिसी है जहां पे आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी से हो सकता है, एमपी एमएलए के फंड से हो सकता है, हमें इतने सारे काम है, क्या हम एक ऐसी इंटीग्रेटेड पॉलिसी बना सकते हैं जिससे पूरे देश भर में हम एक क्लीन एनर्जी हर स्कूलों को दे पाए? क्योंकि मैं मुंबई से आती हूँ, हमारे यहाँ क्लीन एनर्जी पूरे समय तक हमारे यहाँ बिजली होती है, लेकिन आप गांव पहाड़ों में जाते हैं जहाँ पे छोटे जो स्कूल होते हैं, जैसे मैंने राजकोट में देखा है, कहीं जिंद में देखा है, कुछ कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खुद एडमिनिस्ट्रेशन काम करके सोलर पैनल्स लगाते हैं स्कूलों में। क्या हम इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ टाई अप करके ये काम कर सकते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी का चिंता स्कूलों के ऊपर जो पावर मिलना है वो उचित मिले और सही गुणवत्ता में मिले उनकी है, लेकिन आज का दिन में वो 2020 मार्च तक उस स्कीम भारत सरकार ने RTS-1 के ऊपर चलाती थी, लेकिन आज का दिन में वो वायबल हो गया है। केवल उनका इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर उनको रिटर्न मिल चुकी है। इसी के लिए ऐसा कोई आज के दिन में भारत सरकार स्कूलों के ऊपर या कमर्शियल के ऊपर नहीं लगाने का कोई स्कीम आज तक चल नहीं रही। धन्यवाद। आपका ये जवाब सही है, लेकिन वो रिटर्न जवाब नहीं आपने मुझे दिया है। मेरा सवाल इसके साथ आगे एक सजेशन है, जैसे हमने ये भी सोचा है COP21 से लेके COP26 से कहा हमने पंचामृत के रूप से नॉन फॉसिल फ्यूल के रूप से काम किया है। रेलवेज भी बाय 2030 हम 0 एमिशन करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नागपुर में भी जब हमारे मंत्री थे बावनकुळे जी, उन्होंने 300 स्कूलों को कैसे हम सिर्फ सोलर पैनल से काम, क्योंकि सर हम लोग हर वक्त इंटीग्रेटेड डिजिटल क्लासरूम के बारे में बात करते हैं और आधे से ज्यादा समय ये क्लासरूम बिजली के बिल हम नहीं चुका सकते हैं, इसलिए क्लासरूम चलती नहीं है। आज आने वाले समय में इंटरनेट इंटीग्रेटेड डिजिटल क्लासरूम के लिए हमें बहुत जरूरत है। हर एक प्रदेश या कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी काम करे बिना एक मैं सुझाव देना चाहती हूँ, एक हमारी सरकार हर किसी एजुकेशन मिनिस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री से बात करके स्कूलों के लिए जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छे टॉयलेट, अच्छे रूप से इंटीग्रेटेड डिजिटल क्लासरूम देना चाहते हैं, तो हम इसको सोलर पैनल से कनेक्टेड कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी क्लीन एनर्जी के लिए? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों का चिंता कोई अन्य योजना लगा करके स्कूलों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की बात कह रहे। ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री के अंदर होम मिनिस्ट्री के उनका जितने भी बिल्डिंग्स है उन बिल्डिंगों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की उनका ऑलरेडी उनका मंत्रालय से ऑलरेडी उसको चल रहा है। तो इसी ढंग में हम लोग यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये ऐसे अच्छे स्कीम्स अपने ऊपर लगाने के लिए हमारा प्रयास चालू है। धन्यवाद। माननीय श्री मनोरमी वर्मा, राम शिरोमणि वर्मा जी। माननीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री जी सदन को बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा देश में कंपोजिट विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सौर विद्युत पैनलों को लगाने की कोई योजना है या विचार कर रही है, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को लाइट, पंखे की सुविधा मिल सके और शिक्षा आसानी से ग्रहण कर सकें? नहीं, ये पहले मैं कह चुका हूँ, ऐसा कोई स्कीम्स आज के दिन में नहीं चल रहा है।
मैं कह चुका हूँ अध्यक्ष महोदय। श्री दुष्यंत सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे आपने समय दिया उसका धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके वर्तमान में एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, वो ये जो ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई थी उन्हें कहा था कि 4.6% जो प्राइमरी केयर सेंटर्स हैं वो उनको बिजली नहीं मिलती। क्या सोलर पैनल्स के द्वारा जो सरकारी तंत्र है, सरकारी बिल्डिंग है, क्या ये सरकारी तंत्र में जो कल ही पेपर में निकला, इकोनॉमिक टाइम में निकला कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को खरीद में आप छूट देंगे और उन सेंटर्स को आप क्या बिजली का उत्पादन सोलर पैनल के द्वारा हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को उनको आप बिजली देंगे? इसके लिए आपका कुछ प्रावधान है क्या? अध्यक्ष महोदय, हम रूफटॉप सोलार के अंदर ऑलरेडी पिछले हुआ पॉलिसी को और सिंप्लीफाई कर दिया है। इसी के माध्यम से आज पहले था एग्जिस्टिंग स्टेट लेवल पोर्टल को आज हमने हटा करके नेशनल लेवल पोर्टल और उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए हमने दिया है। ओनली एम्पैनल वेंडर्स पहले था और बढ़ावा देने के लिए आज के दिन में हम लोग सेलेक्ट एनी वेंडर हमने उसको प्रावधान किया है। डिस्कॉम अप्रूवल था पहले, अभी हम डिस्कॉल अप्रूवल के टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल हमने किया है और वेंडर टू पार्टिसिपेट इन बिडिंग था। इसी के और हम आसानी से करके वेंडर टू पे ओनली 2.5 लाख रुपीज गारंटी एंड रजिस्टर किया है और सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेंडर्स CFA के माध्यम से अभी कस्टमर को डायरेक्ट दिया है। ऐसा भारत सरकार हमारा मंत्रालय डायरेक्टली किसी को देता नहीं है। हमारा पॉलिसी के अंतर्गत उनको सारे सुविधाएं हमने प्रोवाइड कर दिया है और सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको मिल सकती है। धन्यवाद। Opposition, especially Congress party and other parties, they were demanding discussion on the price rise. हमने कल बताया, आपने सर स्वयं आपसे चेयर से आप भी बताया, अदर हाउस में भी चेयर बताया कि हम चर्चा के लिए तैयार है। निर्मला जी, ऑनरेबल निर्मला जी, उनका स्वास्थ्य ठीक होते ही वो आने के बाद जब आप निर्णय करेंगे BSc में, हम प्राइस राइज में चर्चा करने के लिए तैयार है। यही लोग पूछ रहे थे, हमको चाहिए प्राइस राइज में चर्चा। हमने हाँ भर दिया है। इनका प्रॉब्लम क्या है? सदन चलाना चाहते हैं, नहीं चलाना चाहते हैं। और जिसके बारे में अभी तटिया लेके आया है, इनके बारे में मैं पूछना चाहूँ, एवरीबडी इज इक्वल इन द लॉ और नॉट? ये कानून के समान, कानून के सामने सब समान है या नहीं है? क्या कांग्रेस के अध्यक्ष है तो सुपर ह्यूमन बीइंग है क्या? कानून हमको संबंध नहीं है, ऐसा सोचते हैं? बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्रवाई आज 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जी, क्वेश्चन नंबर 62 श्री प्रद्युत बारदोलोई जी, श्री राजदीप रॉय जी। ऑनरेबल मिनिस्टर। उत्तर सदन के पटल पे रखा गया है श्रीमान। श्रीमती जी माधवी जी। जी, थैंक यू सर। प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन एंड द आंसर प्लीज। सर, क्वेश्चन नंबर 62। आप क्वेश्चन पूछिए। Sir, the recent floods in Godavari River resulted in unforeseen misery for the tribal living in Andhra Pradesh who had to trek up the hills to save themselves from the floods. Sir, can the minister state the measures taken to ensure welfare of the such people belongs to the tribal community in the state affected by the floods recent, sir? धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय सदस्य ने ऑनरेबल मेंबर हैव एक्सप्रेस्ड द कंसर्न अबाउट the recent flood situation in river Godavari because of the excessive rains occurred in that catchment area.
and Government of India is aware that the couple of 100 people have been evacuated or forcefully they have been compelled to go on the uphill locations to save their life and livelihood. So primarily, the relief measures are to be taken by by the state governments, and Government of India, through the recommendations made by the Finance Commission, allocates funds to the states under the SDRF grants, and if desired and required, then under the NDRF grants. That grant is available with the states. Primarily, those measures have to be taken by the states. If desired by the states, Government of India is going to extend the support. Thank you. निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, मंत्री जी का जो जवाब है उसमें सबसे अलार्मिंग जो है वो मेरा राज्य है, जो पैसे का यूज ही नहीं कर रहा है। ना पैसा जा रहा है, ना पैसे का यूज कर रहा है, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं करना चाहती। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न है सर कि कई एक ऐसे राज्य हैं जहां की बालू का अवैध उत्खनन होता है, जो डैम बने हुए हैं वहां सिल्टिंग हो गई है, सिल्टिंग भी उसका नहीं हो रहा है। जो रिवर है उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो जो ड्रेन करना है वो भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि स्टेट के ऊपर ये सारा कुछ निर्भर है और केंद्र सरकार पैसा देती है, राज्य सरकार खर्चा नहीं करती। जैसे मैंने अपने राज्य का उदाहरण दिया झारखंड का, तो क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके आधार पर जो राज्य ये काम नहीं करना चाहते और फिर भी फ्लड आता है और प्रत्येक साल फ्लड के कारण भारी नुकसान हो जाता है और अल्टीमेटली केंद्र सरकार को देना पड़ता है, और हमारी सरकार लगातार 8 वर्षों में इन चीजों से जूझ रही है, तो भारत सरकार के पास इसकी क्या पॉलिसी? देखिए माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय सदस्य का दर्द समझ सकता हूं और उनके दर्द जो उन्होंने शब्दों में बयान किया, जो शब्दों के पीछे भी है, मैं उस सब का के लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भारत सरकार सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए प्रारंभिक तौर पर राज्यों को ही इस विषय में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। हम बार बार राज्य सरकारों को इस विषय में आग्रह करते हैं, उनको एडवाइजरी भेजते हैं, उनको चिट्ठी भेजते हैं, उनको मीटिंग करते हैं, उनसे बार बार इस बारे में अनुरोध करते हैं कि वो जो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स दोनों जो फ्लड मिटिगेशन है उस पर काम करें। हमने झारखंड राज्य को भी और अन्य राज्यों को भी इसके बारे में कि वो फ्लड प्लेन जोनिंग पर काम करें, इस बारे में बार बार आग्रह किया है, ताकि प्रत्येक वर्ष होने वाले इस तरह की आपदा से नुकसान को रोका जा सके और लोगों को कष्ट को कम किया जा सके। निश्चित ही मैं माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे परसुएशन में, आग्रह में कहीं कमी नहीं होगी, लेकिन अंततः इस तरह की व्यवस्थाओं की करने की जिम्मेदारी जो वो राज्य सरकार की ही है और राज्य सरकार को ही प्राथमिकता के साथ इस पर काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्लब किया जा रहा है। श्रीमती रमा देवी जी, श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी। क्वेश्चन नंबर 69। ऑनरेबल मिनिस्टर। जी, प्रश्न पूछिए। My question is, Balaghar Assembly constituency under Hooghly Lok Sabha constituency of West Bengal has been a long-standing problem of fragmentation. Many constituencies in this assembly are plagued by this breakdown problem. About 700 people, including 80 families and others, are directly affected by the collapse of more than 300 meters in Mogra block. My question to the Honourable Minister is that what is the central government's thinking to stop the erosion of the Ganga and build river banks in this area? And many other areas of this assembly are victims of this erosion for a long time, such as Chandrahati 1-2 Panchayat, Nityanandapur 1-2 Panchayat, Dumurda, Kamargachi, Shomrabajar, Jirat, Guptipara also have this same erosion problem. In the central government planning any major plan to eradicate the erosion problem in all these areas? Thank you. माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार तटबंधों के टूटने और उनके इरोजन के कारण से होने वाली चुनौतियों से अवगत है
और राज्य सरकारों के साथ मिलकर के राज्य सरकारों के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने का काम करती है। अब तक भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश इन सारी गतिविधियों पर किया है। प्राथमिक तौर पर राज्य सरकारें अपनी डीपीआर्स बनाती हैं, डीपीआर बना करके भारत सरकार के पास में भेजती हैं। वेस्ट बंगाल सरकार से आने वाली इस तरह की सभी डीपीआर्स पर हम विचार करेंगे। भविष्य में भी जो सरकार की नीतियां और जो सरकार की पॉलिसी है और स्कीम है, उसके तहत जो भी कुछ सहयोग भारत सरकार को करना है वो निश्चित रूप से करें। डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सभापति महोदय, असम का और बिहार का हमारा जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ जो नदियां आती है वो दूसरे देश से आती है, जैसे नेपाल से आती है। तो आप ऊपर कब डैम्स बनेंगे, कब उनका पानी रोका जाएगा, तो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन हर साल हम बिहार वासी जो हैं, और खास करके जो बूढ़ी गंडक की अगर हम बात करें, तो हर साल हम इसका दुख भोगते हैं। पूरे हमारे इलाके में बाढ़ का पानी फैलता है, कहीं पर विभिन्न कारणों से उस नदी का फ्लैश फ्लड आता है, नेपाल में बह हम जाते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय जी मंत्री जी से यह प्रश्न होगा कि क्या चंपारण और बूढ़ी गंडक की नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जिस प्रकार गंडक को उन्होंने एक डैम बना करके और गंडक का बहुत सारा प्रॉब्लम कंट्रोल कर लिया गया है, वैसे ही बूढ़ी गंडक के जो सब्सिडी रिवर्स हैं, ठीक है वो नेपाल में है, लेकिन बूढ़ी गंडक के जो सब्सिडी रिवर्स हैं, बंगरी है, आपका सरिस्वा नदी है, मसान है, इन सबों पर जहां पे नेपाल से एंटर करते हैं, उन जगहों पे माइक्रो डैम्स बना करके और चंपारण में खास करके क्लाइमेट रेजिलिएंट कृषि को बढ़ावा दे करके किस तरह से चंपारण को बाढ़ से रोका जाए, इसके लिए कोई योजना भारत सरकार के पास है कि नहीं? जी माननीय सभापति जी, ये सही है कि नेपाल में होने वाली बरसात के कारण से बिहार में बाढ़ की जैसी परिस्थिति बनती है। बिहार में एक बूंद भी बरसात न गिरे, लेकिन बिहार को कई बार ऐसा देखने में आया है कि बाढ़ का उत्तर प्रदेश में भी, पर बिहार में जब प्रिडोमिनेंटली, क्योंकि उन्होंने पूछा है, बिहार के लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी ऐसी परिस्थिति बनी थी। बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, इन नदियों में इस तरह की परिस्थिति हर बार देखने में आती है। नेपाल सरकार के साथ में, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारी वार्ता बांध बना करके वहां परमानेंट इस तरह के मेजर्स क्रिएट किए जाएं, ताकि उनके माध्यम से एक फ्लड कुशन के रूप में बांधों को उपयोग करते हुए हम बाढ़ की स्थिति पर काबू पा सकें। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है, इस विषय पर अभी मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन इसके अतिरिक्त नेपाल के साथ में हमने फ्लड फॉरकास्टिंग का एक सिस्टम डेवलप किया है। मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम जो पहले 24 घंटे की फ्लड फोरकास्टिंग करते थे, अभी हमने नेपाल और भारत के दूसरे पड़ोसी देशों के साथ, जहां से नदियां हमारा जिस कैचमेंट एरिया से हमारी नदियों में पानी आता है, उन देशों के साथ में हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके और उनके साथ में IMD डेटा बेस्ड 5 दिन का फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जो है हमने डेवलप किया है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आज जो सबसे बेहतरीन एडवांस फोरकास्टिंग सिस्टम है, उसी की तर्ज पर, उसी की लाइन पर उतना ही व्यवस्थित भारत में भी हमने क्षमता विकसित की है, ताकि हम फ्लड को न रोक सकें बेशक, लेकिन उसके कारण से आने वाली चुनौतियां, उसके कारण से होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है, उस पर काम कर रहे हैं। बांध बनाने की जहां तक विषय है, छोटे बांध बना करके बाढ़ पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, ये निश्चित रूप से विवाद का विषय हो सकता है, डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन जो बड़े बांध बनाने की योजना पहले से विचाराधीन है, उस पर हम नेपाल सरकार के साथ में निरंतर संवाद कर रहे हैं। श्री सुनील कुमार पिंटू जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि अभी डॉक्टर संजय बाबू ने कहा कि हम बिहारवासी, नेपाल में बारिश हो और अब उसका बाढ़ हमें झेलना पड़ता है। हमारे बिहार में अभी सुखाड़ की स्थिति है, बारिश कम हुई है, परंतु हम बाढ़ कहीं न कहीं इस पर, मेरे संसदीय क्षेत्र मां जगत जननी सीता के प्रकट स्थली सीतामढ़ी के बहुत सारी नदियां जो नेपाल से आकर सीतामढ़ी होकर पास करती है, जहां पर आपके बांध का निर्माण हो रहा है, जिसकी कार्य गति बहुत धीमी है, जिसके कारण अभी मेजरगंज रसलपुर में
कुछ बार नदी के धारा मुड़ जाने से करीब 10-20 घर विस्थापित हो गए। और अगर वहां काम नेपाल के बॉर्डर तक बांध बन चुके हैं, अगर उनके बांध को अगर हम इंडिया में पूरी तरह बढ़ाते हुए रेलवे लाइन तक अगर बना लेते हैं 2.5 किलोमीटर जो आपके यहाँ सैंक्शन होने के लिए आकर पड़ा हुआ है, तो हम सैकड़ों घर को विस्थापित होने से और अनेकों गांव को विस्थापित होने से बचा सकते हैं। और जो ये बांध बनती है अगर उसके ऊपर अगर हम कालीकरण करके सड़क बना दे तो एक तो आवागमन की भी सुविधा होगी और बांध की तुरंत इलास्टिक भी बढ़ेगी। क्वेश्चन मेरा यही कहना है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि जो हमारे जिले की योजनाएं आके है वो कब से कब स्वीकृत होंगी और कितनी जल्द हमको बाढ़ से मुक्ति की बांधों का निर्माण आप करा। जी माननीय सदस्य ने जो बांध विषय में बात की, मुझे लगता है कि उनका अभिप्रेत जो है वो तटबंध को लेकर के, एम्बैंकमेंट को लेकर के है। नेपाल सरकार के साथ में, नेपाल के साथ जो हमारा समझौता है, हम अपने यहाँ से फंडिंग करके भी उनके क्षेत्र में इस तरह के तटबंधों को स्ट्रेंथन करने, निर्माण करने की दिशा में फंडिंग करके काम करते हैं। बिहार सरकार ने इस तरह का कोई प्रपोजल यदि भेजा है तो वो किस स्तर पर लंबित है, इसकी जांच करके माननीय सदस्य को इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 63 श्रीमती भावना गवली जी, श्री अरविंद सावंत जी, ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। उत्तर सदन के पटल पे रखा गया। श्री प्रताप राव जाधव जी नहीं, श्रीमती संगीता आजाद जी। धन्यवाद सर। आज जहां पूर्वांचल के सभी जिले जिसमें मेरा जिला आजमगढ़ भी आता है, आज सूखे की मार झेल रहा है। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वाकांक्षी योजना थी सब भारतवर्ष की सभी नदियों को जोड़ने की। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इस योजना में कोई काम चल रहा है और यदि चल रहा है तो अब तक ये कितना पूरा हुआ है। और दूसरा ये अनुरोध करना चाहती हूं कि भारत सरकार राज्य सरकार को निर्देशित करे कि आजमगढ़ की नदियों में अनुपात में बहुत कम, नहरों में बहुत कम पानी छोड़ा जा रहा है, तो कम से कम उसको पूरा किया जाए ताकि वहाँ के किसान सिंचाई कर सके और धान की रोपाई कर सके। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हालांकि मूल प्रश्न 63 जो नंबर का है उससे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है इसका कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि श्रद्धेय अटल जी के समय में जो कल्पना की गई थी कि सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से उस पर काम हुआ था। आदरणीय नितिन गडकरी जी यहाँ बैठे हैं, इनके समय में जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के 31 लिंक आइडेंटिफाई किए गए थे जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पे पानी ट्रांसफर किया जा सकता है, उन 31 लिंक्स की डीपीआर्स भी बनी है, पीएफआर भी बनी है और उसके बाद में राज्यों के पास में आपसी समझौते के लिए वो सारे लिंक्स की फाइल्स पेंडिंग है। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं और मैं इस पटल पर खड़े होकर के धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी का कि उन दोनों ने केन और बेतवा, इन दोनों नदियों के जोड़ने का जो उपक्रम था, जो लिंक था, उस पर आपसी दोनों राज्यों की सहमति स्थापित की। भारत सरकार के साथ में उसका ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हो गया है और उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने उस 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को न केवल सैंक्शन किया, अभी तो पिछले बजट में उसके ऊपर 4,400 करोड़ रुपया सैंक्शन भी किया है। ये केवल एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, किया नहीं है, ये देश में एक नई शुरुआत जो है उसकी तरफ इंगित करता है और मैं मानता हूं कि इससे प्रेरणा लेकर के जो बुंदेलखंड के जीवन में परिवर्तन आएगा उसको देख करके अन्य राज्य भी प्रेरणा लेंगे और ये जो आपसी समझौता राज्यों का होगा उसके आधार पर हम बाकी बचे हुए लिंक्स को भी जो है वो पूरा कर पाएंगे और वो ऐसे क्षेत्रों में जहां बाढ़ हर साल आती है और जहां हर साल सूखा पड़ता है, इन दोनों की समस्याओं का समुचित समाधान, समग्र समाधान और लंबे समय तक के लिए समाधान करने में हम सफल हो पाएंगे। श्री मर्गिनी भरत जी। Sir, thank you, Chairman, sir. Sir, this is regarding the Polavaram project, sir. The Polavaram project, the discharge of the spillway is round about 50 lakh cubic water, sir. But in the recent flood, there is a lot of backwaters is also stagnated at the project area, at the spillway area, sir. Sir, my question is, after the discharge of Polavaram project,
the water straight away goes to Dhauleshwaram Barrage, and after that it submerges in the sea, sir. But the capacity of the Dhauleshwaram Barrage, Sir Adar Cotton was, he built that project, sir. The capacity is around 36 lakh cubic water, sir. So once after the discharging of Polavaram project, if it is 50 lakh cubic water, and next project is around 36 lakh, sir. Is there any provision to build another the project at Dhauleshwaram so that the capacity, if not, if the water releases around about 50 lakh cubic water, sir, the 36 lakh cubic water of Dhauleshwaram project will be very small. So in fact, there will be a submerging of the villages and the islands, sir. Sir, is there any provision from the Government of India to consider this, sir? Thank you. गोदावरी नदी में वर्तमान में जिस डिस्चार्ज के कारण से बैकवाटर्स की जो चुनौती खड़ी हुई और उसके कारण से जो डैमेजेस रजिस्टर हुए, जो लोअर कॉफर डैम के कुछ हिस्से में ब्रीचेस हुए हैं, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उस पर हम निरंतर दृष्टि बनाए हुए थे। हमने राज्य सरकार से भी बार बार आग्रह किया था कि इसके काम को गति प्रदान करके इसको 31 जुलाई तक पूरा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन मौसम के यकायक करवट बदल लेने के कारण से जो हमेशा जिस समय मानसून आता है उससे एक महीने पहले अतिवृष्टि होने के कारण से कैचमेंट एरिया में उसके कारण से जो पानी बढ़ा उससे ये चुनौती खड़ी हुई। लेकिन हमने निरंतर उसकी समीक्षा करते हुए राज्य सरकार के साथ मिलकर के उस पर मिनिमम लॉसेज हो और उसके कारण से हमारा प्रोजेक्ट डिले न हो, इसके ऊपर दृष्टि बनाए रखा और उस दृष्टिकोण से हमने निर्णय भी किए, उसका समाधान भी किया है। जहां तक माननीय सदस्य ने पोलावरम के डाउनस्ट्रीम में एक और प्रोजेक्ट धौलेश्वरम को बांध के रूप में बनाने की चर्चा की है, भारत सरकार में अभी इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट राज्य की तरफ से आकर के विचार के लिए लंबित नहीं है। यदि राज्य भेजेगा, उसकी प्रक्रिया है, उसकी टेक्निकल से अप्रेजल होगा, उसके बाद में ही उसके बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 सुश्री देवाश्री चौधरी जी। क्वेश्चन नंबर 64 माननीय मंत्री on the table of the house. प्लीज क्वेश्चन प्लीज। Honor, I would like to know from the Honorable Minister that whether is the fact that the budget allocation for Pradhan Mantri Awas Yojana has been increased to rupees 48,000 crores, and of this rupees 28,000 crores is allocated for the PMA Urban in 2022-23. If so, to what extent the budget allocation has been increased for PMOY Urban? What is the target set for completion in this current financial year, and what is the achievement made so far? Honorable Minister. Sir, when the Pradhan Mantri Awas Yojana for the urban sector was announced on 25th June 2015, the Honorable Prime Minister said that it was his dream that by the time we celebrate 75 years of India's independence, every Indian who needs a home, no matter where he or she lives, should have a pakka home over their heads with a toilet, a kitchen, a gas connection, and all the amenities that a modern home should have for each of our citizens. So I'm very happy to announce and place before this House that by 31st March this year, as against the target based on demand assessment, which originally stood at 1 crore, we had already sanctioned 1 crore 22 lakh homes under 4 separate verticals. That has already been completed. Out of this figure of 1 crore 22 lakh homes, sir, 61 lakh homes under 4 different verticals have already been handed over to the beneficiaries. The remaining ones already stand grounded, and given the technology in use, it takes typically between 12 months to 18 or 24 months or slightly more for the construction to be completed. We have exhausted and sanctioned all 1 crore 22 lakhs. The Honourable Member wanted to know whether there is a budgetary provision in the current financial year. This budgetary provision has been made specifically to ensure that the homes which have been grounded and are in the pipeline, that they can be completed. The precise
period of completion will depend on different projects. Some, as I said, even as we speak, some projects are being completed. Also, during the course of the implementation of the Pradhan Mantri Awas Yojana for the urban sector, the Honorable Prime Minister had desired that we try to incorporate the latest technologies in the construction sector. For this purpose, an entire year was devoted to organizing a global housing technology challenge, as a result of which 53 of the latest technologies which are being used in the construction sector throughout the world, these were shortlisted. And I'm also very happy to inform the House that out of this 53, 6 technologies were chosen to carry out lighthouse projects in 6 different cities in the country, and these are being implemented. Some have already been completed. Some of these projects have already been handed over as part of this. These typically involve, sir, constructing 1,000 housing units in the period of 1 year. Out of the budgetary allocations which the Honourable Member has sought, in the budget estimates, 28,000 crores had been set aside, had been earmarked for the fiscal year 22-23. Should the situation arise that some more money is required to complete the projects, I have no doubt that the Finance Ministry would consider that. But this is a scheme which has been very well implemented. All the 1 crore 22 lakhs will get their homes very soon. 61 lakhs have already got it. And the budgetary provisioning will not prove to be an impediment should the need arise to provide more. Thank you, sir. Second supplementary. Honorable Speaker, sir, I would like to know from the Honorable Minister that how much has been allocated and released to the West Bengal state for implementation of the PMA urban scheme during the last 5 years. How many houses were constructed during the said period in West Bengal? Whether any irregularities in the implementation of the scheme to build homes and has come to the notice of the Union government. If so, the details thereof, and the action taken by the Union government in this regard. माननीय मंत्री जी, I think, sir, the Honourable Member has slightly raised the canvas of the question. Insofar as the number of homes sanctioned and implemented under the different 4 verticals in the state of West Bengal are concerned, those are already statistics are available. I think in the body of the answer, the figures for each state and union territory. And for the rest, we, as far as I know, off memory, I can tell you, sir, that in the case of West Bengal, the 2 verticals which have been implemented are BLC. So BLC is the beneficiary-led provision. That is, if you own a family home and it is in a state which requires some repair, then the state typically, central government gives you about 1.5 lakhs to do up the place. There, the figure for West Bengal under BLC is that the total number of houses sanctioned was 6,07,599. Number of houses grounded are 4,03,854. And houses completed and delivered is 2,06,047. Under the Affordable Housing and Partnership vertical, sir, which typically involves the state government making available land and the central government and the state government providing some money for the construction of homes, the figures I have is, sir, even though 3,542 homes were sanctioned, none has been grounded, therefore none has been delivered. Under the CLSS scheme, sir, CLSS is an interest subvention scheme under which a young professional, for instance, who wants to buy an apartment, and the bank typically provides a loan of, say, at 12%, we would provide a 3% interest subvention upfront. In that, sir, 81,823 loans had been sanctioned. These are done by designated banks. Out of the number of houses which are grounded, 73,182, and the number of houses completed, delivered is 73,182. So, in other words, under in situ slum rehabilitation and AHP,
West Bengal does not seem to have implemented the scheme. But on the other two, I have shared the figures with you. And sir, if the honourable member, should she so desire, I'm always ready to go into other details. I'm not in a position to answer some of the questions for the simple reason that that is something that the state government has to bear responsibility for, on whether this is the construction is being done in compliance with the prescribed procedures. Thank you. क्वेश्चन नंबर 67 और 73 क्लब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 श्री सीएन अन्नादुराई जी, श्री गजानन कीर्तिकर जी, माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन 67 पुरी जी का है, सॉरी। Statement is laid on the table of the House. ओके। श्री गणेश सिंह जी। थैंक यू। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये गरीबों का जीवन स्तर बदलने वाली योजना है। सचमुच ये आजादी जब मिली थी तो पहला नारा लगा था रोटी कपड़ा मकान देने का। दुर्भाग्यवश वो नारा चलता रहा, सरकारें आती गई और बहुत लंबे समय तक राज भी किया। 2014-15 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस योजना की शुरुआत किया, आज देखते देखते शहर में 1 करोड़ 22 लाख मकान स्वीकृत हुए। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा मकान बन चुके हैं। ये सचमुच जीवन स्तर बदलने वाली योजना है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आवास प्लस योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, क्या शहरी क्षेत्र में भी इसमें जो लोग छूट गए हैं उनको मकान देने के लिए कोई नई योजना इसमें शामिल करने जा रहे हैं? Under the CLSS scheme, sir, CLSS is an interest subvention scheme under which a young professional, for instance, who wants to buy an apartment, and the bank typically provides a loan of, say, at 12%, we would provide a 3% interest subvention upfront. In that, sir, 81,823 loans had been sanctioned. These are done by designated banks. Out of the number of houses which are grounded, 73,182, and the number of houses completed, delivered is 73,182. So in other words, under in situ slum rehabilitation and AHP, West Bengal does not seem to have implemented the scheme. But on the other two, I have shared the figures with you. And sir, if the honourable member, should she so desire, I am always ready to go into other details. I am not in a position to answer some of the questions for the simple reason that that is something that the state government has to bear responsibility for, on whether this is the construction is being done in compliance with the prescribed procedures. Thank you. क्वेश्चन नंबर 67 और 73 क्लब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67 श्री सीएन अन्नादुराई जी, श्री गजानन कीर्तिकर जी, माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन 67 पुरी जी का है, सॉरी। Statement is laid on the table of the House. ओके। श्री गणेश सिंह जी। थैंक यू। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये गरीबों का जीवन स्तर बदलने वाली योजना है। सचमुच ये आजादी जब मिली थी तो पहला नारा लगा था रोटी कपड़ा मकान देने का। दुर्भाग्यवश वो नारा चलता रहा, सरकारें आती गई और बहुत लंबे समय तक राज भी किया। 2014-15 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इस योजना की शुरुआत किया, आज देखते देखते शहर में 1 करोड़ 22 लाख मकान स्वीकृत हुए। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा मकान बन चुके हैं। ये सचमुच जीवन स्तर बदलने वाली योजना है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आवास प्लस योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, क्या शहरी क्षेत्र में भी इसमें जो लोग छूट गए हैं उनको मकान देने के लिए कोई नई योजना इसमें शामिल करने जा रहे हैं? Sir, I will try to give a quick reply. माननीय the honourable member ने जो सवाल पूछा is a very pertinent question. ये जो केंद्रीय योजना है, ये स्टेट्स की तरफ से जो डिमांड असेसमेंट आई थी, हमने अपनी योजना उसको लेके बनाई। शुरू से हमें ये कहा गया था कि सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में मिला के करीब 1 करोड़ की डिमांड असेसमेंट होगी। जैसे जैसे स्कीम इंप्लीमेंट होती गई, ये बढ़ती गई 1 करोड़ 12 लाख
हो गई, उसके बाद 1 करोड़ 22 लाख हो गई। और मैं इनसे ऑनरेबल मेंबर की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो लाभार्थी हैं, हमें जो फीडबैक मिला, उनकी जिंदगी में, उनके परिवार के लिए एक बहुत फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लाई है। अब आगे जाके इस समय ये जो स्कीम है, हमारा एक वर्टिकल तो 31 मार्च 2021 को ही खत्म हो गया था, जो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए CLSS का वर्टिकल था। बाकी स्कीम अभी 31 मार्च 2022 को एग्जॉस्ट हो गई है और हम आने वाले साल में पूरी कंप्लीट करेंगे। अगर बाद में स्टेट्स, ये हाइपोथेटिकल सवाल है, पर स्टेट्स की तरफ से डिमांड असेसमेंट और हाई, देन द सेंटर विल टेक अ व्यू ऑन दैट। इस समय इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल समाप्त। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, श्री VK सिंह जी। With your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 2 of the revised list of business concerning ministries of road, transport and highways as well as civil aviation. आइटम नंबर 3, श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4, श्री रामेश्वर तेली जी। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम से उल्लेखित प्रतिवेदन लोकसभा के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5, श्री कौशल किशोर जी। सर, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6, श्री भगवंत खोबा जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधन कार्यसूची क्रमांक संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7, श्री कौशलेंद्र कुमार जी। संख्या 7 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का 62वां, 63वां, 64वां, 65वां, 66वां, 67वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में संस्करण में प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 8, श्री मनोज कोटक जी। महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध वाणिज्य समिति के 170वें, 171वें और 172वें प्रतिवेदनों की हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9, डॉक्टर जयंत कुमार राय जी। Sir, with your kind permission, I rise to lay volume 1 and volume 2 of 365th report on the Wildlife Protection Amendment Bill 2021 of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forest and Climate Change. The report was presented to Honorable Chairman Rajya Sabha on 21st April 2022 when the Rajya Sabha was not in session, and that orders for the printing, publication or circulation of the report was given by the Honorable Chairman. A copy of the report was also forwarded to Honorable Speaker Lok Sabha on the same day. Thank you, sir. Item number 10, Shri Suresh Kumar Pujari ji. Sir, with your permission, I rise to lay volume 1 and volume 2 of the 117th report on the Mediation Bill 2021 of the Standing Committee on Personal Public Grievance Law and Justice. The report was presented to the Honorable Chairman of Rajya Sabha on 13th of July 2022 when the Rajya Sabha was not in session, and that orders for the printing, publication and circulation of the report was given by the Honorable Chairman. A copy of the report was also forwarded to the Honorable Speaker Lok Sabha on the same date. Thank you, sir. Shri VK Singh ji. Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendations contained in 281st, 291st and 302nd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demands for grants 21-22 pertaining to the Ministry of Civil Aviation. These have been laid on the table of the House. शून्यकाल एडवोकेट प्रकाश अदूर जी, श्रीमती जी माधवी जी। Thank you, Chairman, sir, for this opportunity.
Sir, coffee cultivation work undertaken by the tribal farmers at Andhra Pradesh, Araku Valley and Paderu area, earlier included under the Manrega, was removed from the scheme by the Union government in the September 2020. The government decision is delayed. The works from the Manrega has advisedly affected around 1,60,000 tribal farmers in the Andhra Pradesh, who depended on the coffee cultivation as their main source of agricultural income. Sir, thus, I request the Minister of Rural Development to release the coffee cultivation works under Manrega, as coffee grown in these areas exclusively by the tribal farmers is a special case, and the discontinuation of wages under Manrega has affected a lot of coffee producers and plantation workers in the Andhra Pradesh. Thank you, sir. श्री M. K. राघवन जी, श्री L. S. तेजस्वी सूर्या जी, श्री धर्मवीर सिंह जी। सभापति जी, आजकल रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी बस्तियां गांव की हैं, उसके हिसाब से हमारे हरियाणा प्रदेश में लाल डोरा मुक्त स्वामित्व एक योजना चलाई है, और जो ड्रोन के हिसाब से उसका जगह देखी जाती है कि किसका मकान कहाँ था, लेकिन तकरीबन मेरे इलाके में बहुत से गांवों में शिकायतें आई हैं, वो ऊपर से ड्रोन प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है, वो मिल मिला के जगह किसी की मकान किसी का दिखा दिया। और क्योंकि व्यापारी वर्ग ज्यादातर मेरे क्षेत्र का बम्बई, कलकत्ता और सूरत में रहता है, पीछे से वो दूसरों के नाम चढ़ाने की वजह से बहुत बड़ी मुश्किल आई हुई है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से प्रदेश सरकार इसका जल्द कोई न कोई निपटारा करे। धन्यवाद। श्री गोपाल शेट्टी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय। मैं मुंबई शहर के, विशेष के पूरे देश के और विशेष करके मुंबई शहर के विकास कार्य जो होते भवन निर्माण के, ये पर्यावरण प्राधिकरण के लोगों के परेशानी की वजह से बहुत सारे प्रकल्प बंद पड़े हैं। आपको हैरानी होगी इस बात की सुनकर कि हमारे देश में एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से एक नियम बनाया जाता है, लेकिन उस नियम को भी न मानने का काम ये पर्यावरण प्राधिकरण के लोग करते हैं। मुंबई शहर में अगर स्लम डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो 50 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। झोपड़पट्टी वालों को विकासक भाड़ा देकर बाहर शिफ्ट कर देते हैं, और ये फिर पर्यावरणवादी जो प्राधिकरण के लोग 6-6, 12-12 महीने तक उनको हैरान परेशान करते हैं और कोई परमिशन देते नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि देखिए, आप सिंपल बात है, झोपड़पट्टी है तो पोल्यूशन हो रहा है, वहां पर गंदगी फैलती है। झोपड़पट्टी को निकाल कर अगर भवन निर्माण होता है तो पर्यावरण में बहुत बड़ा उसमें लाभ होता है, और इसके बावजूद भी ये पर्यावरण के जो प्राधिकरण के अधिकारी है हैरान इतना बड़े पैमाने पे करते हैं, ये फाइन इतने बड़े पैमाने पे मारते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में 2-3 बार टिप्पणी की है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके मानसिकता में कोई बदलाव आता नहीं है। बड़े पैमाने पे अगर खुल के कहूं तो ब्लैकमेलिंग किया जाता है, लोगों को हैरान परेशान किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी की इतनी धांधली मची हुई है। अब भगवान ने अच्छा किया है कि सरकार वहां पर बदल गई है, लेकिन मेरी आवाज आपके माध्यम से वहां तक अगर पहुंचे तो ये झोपड़पट्टी वासियों को जल्दी से भवन निर्माण दाताओं को मदद कर होता है तो उनको एक अच्छा घर मिलकर मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आना शुरू होगा और लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं एक ही मिनट लूंगा। मैं कभी कभी हैरान इस बात का होता हूं कि हम सारे लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है वो लोगों को मदद रूप होने के लिए कि लोगों को परेशान करने के लिए है। इसका भी कहीं ना कहीं एक ऑडिट होना चाहिए, और ये जो इस प्रकार के धांधली मचाने वाले जो अधिकारी है इनको लाइमलाइट में हमने पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। इसकी भी एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। हमारे मुंबई एक नाटा करके एक अधिकारी है, कुछ लोगों के बारे में उनके बारे में कहना है कि अच्छा है, कुछ लोग बोलते बुरा है, मुझे पता नहीं है। लेकिन मुंबई में एसआरए के डेवलपमेंट के लिए भी 2 लाख स्क्वायर फीट का आप एक नियम बना दो, सीओ एसआरए ने उसको परमिशन देना चाहिए। 2 लाख से 4 लाख फुट तक का एक नियम बना दो, सीओ एसआरए उसको डायरेक्ट परमिशन दे देगा। ये प्राधिकरण के लोगों ने सिर्फ नियम बनाना चाहिए, ये फाइल टू फाइल इनके पास भेजना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट माध्यम है। मैं आपके माध्यम से इस आवाज को महाराष्ट्र और मुंबई तक पहुंचाने की विनती करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वसंत कुमार पंडा जी, श्रीमती गीता विश्वनाथ जी। I am requesting the Honorable Prime Minister for early sanction of Encore project of coastal area.
Sir, ENCORE project, enhancing coastal and ocean efficiency project, is a strategically important project for providing sustainability to the coastal population, conservation and protection of coastal resources. Sir, the length of Andhra Pradesh coastal line is second longest with 974 kilometers next to Gujarat. Sir, high sea erosion is being noticed especially in East Godavari and other than districts of AP during every natural calamity. Sir, irrespective of full moon or no moon, coastal waves are being hit at Uppada and Konapapapeta in my parliamentary constituency of Pitapuram constituency, sir. The Kakinada-Uppada road is gradually disappearing due to shoreline erosion. This is every need to minimize human loss beside property and other losses during calamities. Sir, ENCORE project phase 1 approved by the Ministry of Environment and Forest level and placed for Cabinet Committee Economic Affairs CCEA approval. Hence, I request the Honorable Prime Minister is requested to take stringent steps for early sanction of ENCORE project in AP and other coastal states for safeguard and coastal population protection. Thank you, sir. श्री M श्रीनिवास रेड्डी जी, श्री वरुण फिरोज गांधी जी, श्री रघु राम कृष्ण राजू जी. Thank you, Chairman, sir. This is regarding recently Government of India, Honorable Minister Mr. Jaishankar also had spoke about the burgeoning debt of various states and the precautions that we will have to take, wherein several states which are likely to go on the Sri Lankan way. In this regard, I would like to bring one submission that recently in my own state, Andhra Pradesh, the income which is supposed to go to the state exchequer treasury, that is being diverted to a corporation. And do you have any knowledge on this? See, sir, let me speak. Sir, I am not allowed to enter my parliament and I am not allowed to talk here. आप अपनी बात रखिए. Why are they talking unnecessarily? Mr. Raju, I have all the evidence. just speak yourself. Yes, the government of Andhra Pradesh has come up with an Act 9 of 2022, wherein the income which is supposed to have got accrued to the treasury has been diverted to AP State Beverages Corporation, and against that, If you have any evidence, No, I have the evidence, I have the Act. Sit down. Don't just address the chair and complete your submission. you Please, can't shout in please, the parliament like this. Mr. Moदी जी, Sir, he can't shout like that. आप अपनी बात रखिए और केवल चेयर को एड्रेस कीजिए. जी जी प्लीज you please sit down. I will look at you. आप don't disturb him. Yes. I will look at you, sir. Okay. I don't want to look at you. अपनी बात रखिए बस, simple. So the thing is, the amount which is supposed to get accrued to the state exchequer, that is being diverted to a corporation, and against that corporation, they were raising loans, which is now the concern for the government of India also. They were talking additional loans should not be taken. I will give all the details. Just because somebody is managing, someone managing some institution, it won't take us anywhere. I will give all the details. Now please. Why are they not? Thank you, Chairman, sir. Thank you, Chairman, sir. मैं इस महान सदन का ध्यान चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं. यह एयरपोर्ट मोहाली पंजाब क्षेत्र में स्थित है, जबकि हरियाणा राज्य भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है. चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली ट्राई सिटी के लिए यह अत्यंत आवश्यक एयरपोर्ट है, जहां से घरेलू उड़ानों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का भी संचालन किया जाता है. पंचकुला के लोगों को एयरपोर्ट जाने के लिए मोहाली की तरफ से 25 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, जबकि पंचकुला से एयरपोर्ट मात्र 4-5 किलोमीटर लंबा है. परंतु एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी न होने के कारण यात्रियों पर समय व ईंधन का अतिरिक्त बोझ पड़ता है.
और यह सरकार की स्वच्छ पर्यावरण की प्रतिबद्धताओं के भी विपरीत है। महोदय, पंचकुला को हरियाणा सरकार ने मेट्रोपॉलिटन सिटी घोषित किया है और जिस प्रकार से गुड़गांव और फरीदाबाद का विकास हरियाणा प्रदेश में पिछले 50 सालों में हुआ है, सरकार का पूरा ध्यान है कि दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में जनसंख्या के दबाव को देखते हुए सरकार जो है वो पंचकुला को एक बहुत ही बेहतरीन शहर के रूप में विकसित करना चाहती है और उसके लिए ये आवश्यक है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हरियाणा की ओर से रास्ता दिया जाए। मैं माननीय सड़क व परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि एयरपोर्ट के लिए पंचकुला की ओर से कनेक्टिविटी दी जाए ताकि यात्रियों की सुविधा के साथ साथ समय व ईंधन के बोझ को कम किया जा सके। थैंक यू, नमस्कार। श्री सुरेश पुजारी जी। धन्यवाद महोदय। आज जो विषय मु उठाइबा जाऊँ महोदय, ओडिशार सबुठारु गंभीर विषय महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जेते गरीब कल्याण योजना एवं कृषक विकास योजना होती महोदय, से भितर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सर्वोत्तम, किंतु ये योजना महोदय ओडिशा रे संपूर्ण भाव में बाटबणा हो जाइए। ये विषय गत वर्ष डिसेम्बर 7 तारिख में उठे महोदय। मु जो निर्वाचन मंडली संसद महोदय, से जुड़े जिला बरगढ़ जिला और झारसुगुड़ा जिला। बरगढ़ जिला महोदय ओडिशार 6 भागरू गोटे भाग धान संग्रह करिथाए। ये जिले में महोदय राज्य सरकार जो इंश्योरेंस कंपनी संगे राजीनामा करछंती, एचडीएफसी एग्रो इंश्योरेंस कंपनी महोदय, ये कंपनी विगत वर्ष ए वर्ष चाषी मान बीमा भुक्त पैसा देवाई प्रस्तुत नुह। गला वर्ष देला नहीं, ए वर्ष आपको महोदय कहवाई चाहूँगी जे 8,25,868 जन नॉन लोनी एवं 6,77,066 जन लोनी जो माने पंजीकृत होते, ये कंपनी बिना कारण देखी एवं कट ऑफ डेट पर गोटे रिजेक्ट कर लगी। ए बाबद 4,20,000 एप्लिकेशन रिभर्टेड, 1,39,005 रिजेक्टेड एवं गुड़िए केप्ट पेंडिंग। यह फल संपूर्ण भाव में चाषी मैंने क्षतिग्रस्त हेबे। तार सहित आउ गोटे विषय उल्लेख करने चाहूँगी महोदय, जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट, ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट राज्य सरकार जोटा करिसेंती वर्तमान पर्यंत अपलोड करि नाहंती। ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी रो उपस्थिति रे हेबार सत्वे इंश्योरेंस कंपनी ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मध्य मानिबा पई प्रस्तुत नुह। समग्र भाव में केवल बरगढ़ नुह, सारा ओडिशा रे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जोटा संपूर्ण भाव में बाटबणा आपनकर माध्यम महोदय मु देशर अर्थमंत्री एवं देशर कृषि मंत्री को निवेदन करने चाहे राज्य सरकार रिपोर्ट तलब करंतु कहीं एचडीएफसी कंपनी एवं अन्य कंपनी माने चाषी मान नीति अवलंबन करछंती तार तदंत करंतु एवं ये कंपनी एचडीएफसी कंपनी को कला तालिकाभुक्त ब्लैक लिस्टेड करा जाऊ, जेमिति भारत वर्षर कोनोसी जगह ये कंपनी जेकरी काम करि पारिबो नै एवं विगत वर्ष एवं चलित वर्षर जो माने पंजीकृत करथिले क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी पाखरे सेमानकर माउजा क्षतिपूरण तुरंत देवा पई राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी को निर्देश दिया जो महोदय। धन्यवाद महोदय। श्री रितेश पांडे जी, श्री अरविंद सावंत जी, स्लिप भेज दीजिए जिनको संबोधित करना है। आदरणीय चेयरमैन सर, आप जानते हो कि मैं पिछली 5-6 साल एक विषय को लेकर बहुत व्यथित हूँ, बार बार रख रहा हूँ। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने हमारे पास जो बीडीडी चाल कहते हैं उसके ऐसे बीडीडी चाल के 3-4 कॉम्प्लेक्स है। एक नायगांव में है, वर्ली में है, नामजोशी बाग में, शिवड़ी में है। राज्य की सरकार ने उनका पुनर्विकास करने का तय कर लिया। अब वो पुनर्विकास का काम भी शुरू हुआ, लेकिन ये 3 क्लस्टर को छोड़कर जो चौथा शिवड़ी वाला क्लस्टर है, ये तीनों क्लस्टर जहां भी है वो जमीन राज्य सरकार की है और ये जो चौथा क्लस्टर जो शिवड़ी में है वो है केंद्र सरकार के मुंबई पोर्ट्स की जमीन पर है। अब वो आज तक अनुमति नहीं दे रही है। करीबन 960 लोगों के मकान है, 16 बिल्डिंग है उसमें,
तो ये बिल्डिंगों को पुनर्विकास करने के लिए राज्य सरकार ने तय किया, पैसा राज्य सरकार देगी, इनको मुफ्त में घर मिलने वाले हैं, वो भी 600 स्क्वायर फीट के घर मिलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आज भी केंद्र सरकार निर्णय नहीं ले रही है। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है, अब कोई नहीं कर सकता, आदरणीय प्रधानमंत्री से मैं प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से कि क्यों इनको वंचित किया जा रहा है। अच्छा, केंद्र की सरकार के लिए और भी एक उपलब्धि है, वहां एक हार्बर लिंक करके रास्ता जा रहे हैं, जो मुंबई, नवी मुंबई में जो नया हवाई अड्डा बनने जा रहा है, तो उसके लिए वहीं से जा रहे हैं, उसी सीढ़ी के बिल्डिंग के ऊपर से जा रहे हैं। तो दोनों पे मिलकर वो जमीन पर तो कल मकान तोड़ने होंगे, कुछ दूर से जाएंगे, लेकिन नजदीक से जा रही सब जमीन किसकी है? मुंबई पोर्टल। मुंबई पोर्टल ने ट्रांस हार्बर लिंक के लिए अनुमति दे दी, लेकिन ये बिल्डिंगों के लिए नहीं दे रही। तो मैं आपसे माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद उसमें ध्यान देकर, ये कोई अनधिकृत निवास नहीं है, ये अधिकृत निवास है, ये कोई झुग्गी झोपड़ियां नहीं, वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर भी कभी बोलूंगा। लेकिन आज ये अधिकृत होने के बावजूद भी मकानें पूरी हुई है, मतलब पुरानी है और कभी भी ढह सकती है। आज पूरे बिल्डिंग में जाओगे तो हर टॉयलेट में आपको लीकेज मिलेगा, कॉमन टॉयलेट है ऐसी स्थिति में। और इसलिए मैं आपसे माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री खुद इसमें ध्यान देकर ये बीडीडी चाल, शिवड़ी के बीडीडी चाल के पुनर्वास के बारे में जल्द से जल्द अनुमति दे, ताकि राज्य की सरकार उसका काम शुरू करे। धन्यवाद सर। श्री ईटी मोहम्मद बशीर जी, श्री हिबी ईडन जी, श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया जी, नहीं, श्री राहुल रमेश शेवाले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले कई सालों से देश के पहाड़ी इलाकों और कोस्टल क्षेत्र में बादल फटने की कई घटनाएं हुई है, जैसे कि मुंबई में 2005 में, उत्तराखंड में 2013 में, केदारनाथ में 2013 में, महाराष्ट्र में मलिनगांव 2014 और इसी महीने अमरनाथ यात्रा के यहाँ पे 2022 में बादल फटने की घटनाओं में जान माल का भारी नुकसान हुआ और देश ने जीवन और कृषि उपज के नुकसान के रूप में कीमत चुकाई है। इसी सप्ताह में हिमाचल में भी बादल फटने की गंभीर घटना हुई है। बादल फटने से मिट्टी का कटाव, सड़कों और रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन और यहां तक कि पहाड़ी इलाकों में निचले इलाके जलमग्न हो जाते हैं। मैं आपका ध्यान वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और मुंबई जैसे शहरों में शहरी और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव और महाराष्ट्र और भारत के अन्य हिस्सों के ग्रामीण आबादी और विशेष रूप से मुंबई जैसा मेगा शहरों में लगभग हर क्षेत्र में कठिन समय का सामना करने की और आकर्षित करना चाहता हूं। मुंबई शहर को परिवहन, तूफान का पानी, पीने का पानी, जल निकासी, सीवेज उपचार, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बढ़ते जोखिम जैसी कई चुनौतियों का सामना कर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार ने एमसीजीएम के माध्यम से ग्रेटर मुंबई के नगर निगम को क्लाउड बस या भारी वर्षा के हाइड्रोलिक मॉडलिंग और संबंधित भौतिक और सामाजिक क्षति और इसके प्रभाव के माध्यम से अभिनव समाधान विकसित करने के लिए क्लाउड बस रेजिलियंसी प्लानिंग स्टडी आयोजित करके ध्यान केंद्रित किया है। और दक्षिण मध्य मुंबई, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक क्षेत्र में एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। तो आपदा प्रबंधन विभाग या जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या मुंबई के बीएमसी के माध्यम से इस प्रस्ताव को तुरंत लागू करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अध्ययन के परिणाम के रूप में निर्दिष्ट अध्ययन क्षेत्र दक्षिण मध्य मुंबई के अवसरों की पहचान करके चरम स्थितियों के लिए प्रतिधारण और वाहन प्रदान किया जाए, जिससे सामान्य परिस्थितियों में सामुदायिक और पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान किया जा सके। मेरा सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार विश्व बैंक, एडीबी, एशियाई विकास बैंक से वैचारिक डिजाइन और बजट अनुमान अनुमोदन और वित्त पोषण और एनजीटी, पर्यावरण और वन मंत्रालय, व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर से पायलट परियोजना क्षेत्र के लिए पर्यावरण और वैधानिक अनुमोदन मुंबई से शुरू करके संपूर्ण देश में लागू किया जाए, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में मुंबई और देश के अन्य भागों में क्लाउड बस से सुरक्षित किया जा सके। धन्यवाद। डॉक्टर उमेश यादव जी। Thank you, Speaker, sir. Important issue of my constituency, Kalburgi of Karnataka, am I raising? I would like to bring it to your kind notice that Kalburgi city has outgrown behind the existing ring road, and at an alarming rate, the traffic on NH 150E, NH 50 and NH 150 is very high and have to travel along with Kalburgi city traffic, which results in heavy traffic congestion and poor riding quality. Hence, new bypass is required for safe, smooth and congestion-free movement of traffic. The proposed length of bypass is 41.43 kilometers, starting at the junction with NH 150E 0 kilometer and ends at junction
with NH50 at kilometer 41.43. The proposed bypass is 4-lane with paved shoulder, carrying way. The alignment connecting NH150E and NH50 via NH150 has already been approved by Ministry on 14/2/2017 and 3A notification published in Gazette on 9/1/2019. Declaration of NH to this proposed bypass is awaited from Ministry pending Planning Department to Ministry, and land acquisition cost in a current annual plan needs to be approved. Government of Karnataka has agreed. सर मैं कल मुख्यमंत्री बम्बई जी से मिल के आया हूँ सर कल रात में. ही हैज अग्रीड टू बेयर द कॉस्ट 50% ऑफ लैंड एक्विजिशन. ये बहुत बार मैं 0 आवर में भी रेज किया हूँ सर, और स्टार्ट क्वेश्चन पे भी रिप्लाई दिया हमारे गडकरी जी ने. एट द अर्लीस्ट दिस हैज टू बी अप्रूव्ड एंड आई रिक्वेस्ट थ्रू यू एट द अर्लीस्ट बिफोर another 2-3 months approval has to be given sir. Thank you speaker sir. Thank you. श्रीमती हरसिमरत कौर जी. शुक्रिया सर. सारा सदन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पंजाब को ग्रैनरी ऑफ द कंट्रीज करके कहा जाता है, क्योंकि पिछले 70 सालों से सबसे ज्यादा वीट और राइस का योगदान हमारे देश के अन्न भंडार में पंजाब से आता है सर. और सब पंजाब के किसानों ने पिछले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन जो सारे देश में देखा, जिसमें 700 किसान शहीद भी हो गए सर. जब वो आंदोलन 9 दिसंबर 2021 को जब खत्म करने के लिए सरकार ने किसानों को कहा था कि हम ये कानून वापस लेते हैं, तो जो चिट्ठी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किसानों को दी थी उसमें क्लियरली कहा था कि एक नंबर 1 पॉइंट था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका मैंडेट ये होगा कि देश के किसान को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जा सकता है. ये नंबर 1 पॉइंट था और ये उनका नंबर 1 एजेंडा था कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें एक लीगल राइट दिया जाए. लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि ये 12 तारीख को इस महीने में ये एक गजेट निकला है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में से, जिसमें से वो सारा कुछ उड़ा के सिर्फ एक बना दी गया टू मेक एमएसपी मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट. और इस जो कमेटी जो बनाई जा रही है इसको करने के लिए पहले तो सुनिश्चित को छोड़ दिया सिर्फ ट्रांसपेरेंट करने के लिए. इसमें चेयरमैन वही उनको बना दिया एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो वो 3 कानूनों के आर्किटेक्ट थे, उनके साथ नीति आयोग के मेंबर जिन्होंने ये काले कानून लेके आए. उसके बाद सर जो फार्मर रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने लिखे हैं 5 जने, जो मिस्टर गुनी पाटिल वो बीजेपी सारे भाजपा के साथ संबंधित, एक एमएलसी बीजेपी का महाराष्ट्र से रह चुके कृष्णवीर चौधरी बीजेपी को ज्वाइन ओके सर नाम छोड़ दे. जो 5 नाम नहीं रिकॉर्ड में नहीं जाएगा कोई नाम. सर ये रिपोर्ट का हिस्सा है. जो 5 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर्स हैं ये वो ही हैं जिन्होंने वोसिफरसली इन कानूनों के हक में देश में पूरा शोर मचाया था कि इसके हक में खड़े हैं. उनको डाल दिया सर. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सर जम्मू की यूनिवर्सिटी डाल दी, जबलपुर की डाल दी सर, स्टेट गवर्नमेंट्स कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा. लेकिन जो किसानों ने लड़ाई लड़ी सर, पंजाब का ना किसान ना सरकार और ना हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. सर किसानों को एक बार फिर आंदोलन में ना बैठाइए. ये सरासर जाति हो रही है पंजाब के साथ. विजय कुमार गावित जी प्लीज. Thank you, sir. Government is implementing Swachh Bharat Mission Gramin, which includes solid liquid waste management program with the objective of bringing improvement in cleanliness, hygiene and the general quality of life in rural areas. Villages with population of more than 5,000 are given funds directly for construction of drainage system. The Jal Jeevan Mission scheme is being implemented on mission mode, wherein 55 liters per capita per day is being provided, and the average water consumption for a household is 200 liters per household. The availability of water leads to generation of liquid waste and grey water, which requires a proper drainage system in order to drain out the wastewater, which if accumulated can lead to increase in vector-borne diseases. The current guidelines state that for villages with less than 5,000 population, funds are to be given through Manrega and 15th Finance Commission guidelines for construction of drainage system. However, the said funds are inadequate, and hence I request the government to kindly remove the cap of funding the villages with 5,000 plus population and make necessary amendments to the existing guidelines in order to provide funds
for construction of drainage system in every village, irrespective of the population, which will ensure proper waste management and reduce pollution. Thank you. श्री अरुण साहब जी, अरुण साहब जी, श्री मनसुख भाई वासवा जी, अरुण साहब जी, जी 377 है, जी जी जी। माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी किसानों और कृषि की तरक्की के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को किफायती दर पर यूरिया डीएपी मिले, इसके लिए यूरिया में 2700 रुपए, 2700 रुपए की सब्सिडी, डीएपी में 2005। जो पाठ आपके पास है उसी को केवल पढ़िए, वही रिकॉर्ड में जाएगा, उसके इधर कुछ मत बोलिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 377 के अधीन अत्यंत महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय उठाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की तरक्की के लिए काम कर रही है। रासायनिक खादों में एक बड़ी सब्सिडी, यूरिया में लगभग 2700 रुपये, डीएपी में लगभग 2500 रुपये प्रति बोरी मोदी जी की सरकार किसानों को दे रही है, परंतु छत्तीसगढ़ में कथित रूप से कालाबाजारी हो रही है, किसानों का शोषण हो रहा है। मैं आपके माध्यम से रसायन और उर्वरक मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस विषय पर संज्ञान लेकर राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वे किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया, डीएपी आदि रासायनिक खाद किसानों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। धन्यवाद। श्री मनसुख भाई वसावा जी। धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से नियम 377 के अधीन सूचना में मेरा जो सब्जेक्ट है, इस बात को आपके समक्ष रखता हूं सर। इस बात के काफी संकेत है कि देश में कृषि उत्पादकता और खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ रही है। प्रधानमंत्री ने उत्पादन में वृद्धि करने और तत्पश्चात मूल्य श्रृंखला में सुधार लाने पर बल दिया है। कृषि क्षेत्र में धीमे धीमे विकास के मुख्य कारण कम सार्वजनिक निवेश, उत्पादकता में स्थिरता आना, मृदा का क्षरण, फसल कटाई अपशिष्ट अपमूल्यवर्धन, वर्षा संचित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का अल्प उपयोग तथा किसानों के उत्पादों का बाजार के बिचौलियों का मूल्य निर्धारण किया जाना आदि है। देश में दूसरी हरित क्रांति लाने के लिए इसमें इस प्रक्रिया को स्मरण करना और इससे सीखना होगा, जिससे प्रथम हरित क्रांति संभव हो पाई। जैविक विज्ञान, जल संरक्षण, सूक्ष्म कृषि तथा जैव प्रौद्योगिकी के आदि में इजराइल जैसे देशों से अनुभवों का इस्तेमाल किए जाने का आवश्यकता है। मैं केंद्र सरकार से इस संबंध में आग्रह करता हूं कि देश में कृषि के विकास हेतु हर संभव प्रयास करें। धन्यवाद सर। श्री अर्जुन लाल मीणा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे नियम 377 के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर के में सांप्रदायिक दंगे के फैलाने की योजनाबद्ध साजिश रची गई। उदयपुर शहर के हाथीपोल क्षेत्र में मालदास स्ट्रीट में कन्यालाल टेलर की दुकान में घुसकर गर्दन पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का लाइव वीडियो बनाकर एक आपत्तिजनक वीडियो भी वायरल कर दिया, जिससे हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव के हालात हो गए। जब इतनी बड़ी घटना की जांच एजेंसियों ने शुरू की तो पता चला इस हत्या के तार पाकिस्तान स्थित दावते इस्लामी संगठन से जुड़े हैं। पाकिस्तान के ऑपरेट हो रहे इस संगठन का असल मकसद भारत में दहशत फैलाना, सांप्रदायिक दंगे कराना है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राजस्थान में लगातार फैल रहे दावते इस्लामी संगठन पर अति शीघ्र प्रतिबंध लगाए जाए और मृतक कन्यालाल को न्याय दिलाने के लिए जांच स्पेशल केस में लेकर दोषियों की
को फांसी की सजा दिलाई जाए। माननीय सभापति महोदय, अभी अभी हमारे और व्यापारी को इस तरह के वायरल वीडियो किया गया है। हमारे राज्यसभा के मेंबर किरोड़ीलाल मीणा जी को, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को भी धमकी दी है, इस पे जांच कराई जाए। थैंक यू सर। श्री रमेश विदुड़ी जी, श्री प्रताप राव साइकिलकर, क्या नाम लिखा, हाँ, श्री प्रताप राव पाटिल साइकिलकर जी जी। नांदेड़ बीदर नई रेल परियोजना, जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र के महाराष्ट्र और कर्नाटक दो राज्यों को जोड़ने वाली अत्याधुनिक महत्वपूर्ण रेल परियोजना है, जिसे सरकार द्वारा बजट का आकलन करने के उपरांत पिंक बुक में सम्मिलित करते हुए मंजूरी दे दी गई है। मेरे द्वारा इस रेल परियोजना की प्रगति का ब्यौरा मांगने पर मुझे रेल मंत्रालय ने पत्र द्वारा अवगत किया। यह प्रस्ताव दोनों राज्य सरकारों की सहमति हेतु लंबित है अथवा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक सरकार के पास अनुमोदन हेतु विचाराधीन है। इस प्रक्रिया को लगभग 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन कार्य में अभी तक कोई आगे प्रगति नहीं हुई है। मेरी सरकार से आग्रहपूर्वक मांग है कि दोनों संबंधित सरकारों को एक न्यूनतम समय सीमा के अंदर अपनी अपनी सीमावर्ती इलाकों में भूमि अधिग्रहण तथा बजट के प्रावधान को स्वीकृति देकर शीघ्र केंद्र सरकार को सौंपे, ताकि इस रेल मार्ग से सभी लाभार्थी जिलों के ग्रामीण इलाकों को भी लाभ मिले और अधिकतम ग्रामीण इलाकों का रेल सेवाओं से जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो। धन्यवाद। श्री सुब्रत पाठक जी, श्री केशरी देवी, श्रीमती केशरी देवी पटेल जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश भारत एक धर्मपरायण देश है। इस देश की धरती पर लगभग 5200 वर्ष पूर्व अवतरित श्रीमद् भागवत गीता 700 श्लोकों का एक दिव्य ग्रंथ है। यह एक अमूल्य चिंतामणि रत्न साहित्य का सागर और अमृत कुंभ और विचारों के उद्यान में कल्पतरु तथा धर्म में सत्यपथ का ज्योति स्तंभ है। इसमें वेद का मर्म है, उपनिषद का सार है, महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ का नवनीत तथा संख्या का समन्वयक है। एक ऐसा आध्यात्मिक शास्त्र है जिसमें मनुष्य नर से नारायण बन सकता है। ये एक अलौकिक यंत्र, एक ऐसा तत्व ज्ञान है जिसमें भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की आत्मा बसती है और आज एक निर्विवादित रहा है। लगभग सभी संप्रदाय के संस्थापक महापुरुषों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में गीता का ही सत्र दोहराया है कि ईश्वर एक है। पूरे विश्व में समस्या बनी है रक्त रंजित वातावरण, आतंकवाद, नस्ल भेद, ऊंच नीच तथा अनेक मुद्दों से विश्व के हर राष्ट्र का नेतृत्व समाधान खोजने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन इन सब का संपूर्ण समाधान केवल श्रीमद् भागवत गीता भाष्य यथार्थ गीता में ही भली प्रकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मेरी एक प्रार्थना तथा बहुमूल्य सुझाव है कि हमारे पंचांग के अनुसार गीता जयंती दिवस मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी पर मनाई जाती है। हमारी मान्यता के अनुसार ये दिवस श्रीमद् भागवत गीता का प्रतीकात्मक जन्म दिवस है। इसी दिन महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। अतः विश्व में इस महान ग्रंथ को यथोचित सम्मान करने के लिए इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस घोषित कराने का प्रयास किया जाए, ताकि विश्व जनमानस का ध्यान इसके उपदेशों पर केंद्रित हो। धन्यवाद। श्री देवजी भाई पटेल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसमें एसोसिएट नहीं, 377 में एसोसिएट का होता है। नहीं, दिल से कर दिया अध्यक्ष जी इन्होंने। जी जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे संसदीय क्षेत्र जालोर जिले में रेलवे से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों के संदर्भ में सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। सर, 1 नंबर, समदड़ी भीलड़ी मार्ग का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जाए। 2 नंबर, ट्रेन संख्या 22-483, 22-484 जोधपुर गांधीधाम ट्रेन का मोदान स्टेशन पर ठहराव दिया जाए। 3 नंबर, बाड़मेर यशवंतपुरा
AC एक्सप्रेस 14805, 14806 ट्रेन को सप्ताह में 7 दिन मीन्स प्रतिदिन चलाना तथा स्लीपर कोच जोड़ने के संदर्भ में। 4 नंबर जालोर से दिल्ली वाया जयपुर समदड़ी बिलड़ी मार्ग पर नई रेल का प्रारंभ किया जाए। 5 नंबर जालोर जिला दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों से निम्न रूप से रेल मार्ग से जोड़ा जाए। बेंगलोर से जोधपुर वाया समदड़ी बिलड़ी, हैदराबाद से जोधपुर वाया समदड़ी बिलड़ी, कोयम्बतूर से जोधपुर वाया समदड़ी बिलड़ी, चेन्नई से जोधपुर वाया समदड़ी बिलड़ी और जैसलमेर कांडला वाया साचोर नई रेल लाइन प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत स्वीकृत कर निर्माण करवाया जाए। 7 नंबर दिल्ली सराय रोहिला भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12421, 12422 ट्रेन का विस्तार बिलड़ी जंक्शन तक करवाया जाए। धन्यवाद सर। सर जहाज भी दिलवा दीजिए। जी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी का ध्यान अंबाला के विज्ञान उपकरण उद्योग की ओर दिलाना चाहता हूं। अंबाला विज्ञान उपकरण व रक्षा उत्पादों को बनाने के लिए विश्व विख्यात है। माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, फिजिक्स व अन्य उपकरण यहां बनाए जाते हैं। अग्नि 5 में भी अंबाला विज्ञान उद्योग के एक कारोबारी ने कुछ पुर्जे बनाए हैं। यहां पर 3000 के लगभग इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिनकी सालाना टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए के लगभग है। चीन द्वारा भारत के अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पर कब्जा करने के बाद चीन ने अंबाला के विश्व विख्यात 45% विज्ञान उद्योग पर भी कब्जा कर लिया है। यदि अंबाला के विज्ञान उद्योग को प्रशिक्षित लेबर उपलब्ध न कराई गई और चीन से आने वाले माल पर न रोक लगाई गई तो हजारों लोगों को रोजगार देने वाला यह उद्योग तबाह हो जाएगा। इस उद्योग के लिए आज सरकार द्वारा अंबाला के विज्ञान उद्योग से जुड़े उद्यमियों की मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत तरीका उन्नत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक बड़ा कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जाने की भी आवश्यकता है। यहाँ पर पहले टूल रूम और एक डीडीसी की स्थापना की गई थी, जिसे आज बंद कर दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि सरकार अंबाला के विज्ञान उद्योग को ड्रैगन अटैक से बचाने के लिए कदम उठाए। महोदय, श्रीमती जसकौर मीणा जी। बस, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। आज भारत की आर्थिक प्रगति का आधार आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र है। सरकार की नीति के आधार पर कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के अनेक उपाय हमारी सरकार कर रही है, लेकिन कृषि में सिंचाई जल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र डार्क जोन है। वर्षा दर की राजस्थान में बहुत ही न्यून स्थिति है। राज्य सरकार ने जो ईस्टर्न कैनाल योजना की डीपीआर बनाई, उसमें दौसा जिले को कमांड एरिया से बाहर कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार केवल किसान के नाम पर राजनीति कर रही है। अतः मैं आपके माध्यम से आज ये मांग करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा में जहां 90% जनता खेती पर निर्भर है, उस सभी कृषकों की पीड़ा को ध्यान में रखकर ईस्टर्न कैनाल योजना का प्रोजेक्ट शीघ्र मंजूर किया जाए ताकि हमें राहत मिले। धन्यवाद। श्री रामकृपाल यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि पटना जिला के एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में कार्यरत है। यदि मेरे क्षेत्र के किसी किसान को कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकी
जानकारी अथवा लाभप्रद योजना से अवगत होना हो तो उसे बाहर जाने हेतु 80 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, जो किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत और व्यवहारिक नहीं है। उल्लेखनीय है कि सरकार के स्तर से किसानों को नई तरीके से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर उनके आमदनी को दुगनी करने की कार्रवाई करने की कई महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है, जिससे कृषि विज्ञान केंद्र की अग्रणी भूमिका है। उक्त उद्देश्य से लाभान्वित होने से मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता और किसान पूर्णतः वंचित है, क्योंकि कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र की दूरी मेरे संसदीय क्षेत्र से करीब 80 किलोमीटर दूरी पर है। यह विदित हो कि पटना जिले का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तथा पटना जिले में 3 लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं तथा पटना में एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में स्थापित है। यदि जिले का क्षेत्रफल बड़ा हो तो उप जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के दृष्टांत उपलब्ध हैं। माननीय कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में कृपया प्राथमिकता के आधार पर मेरे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र फुलवारीशरीफ, दानापुर, मनेर, पालीगंज, मसौढ़ी या विक्रम में से किसी एक यथोचित स्थान पर कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की दिशा में वांछित आदेश एवं निर्देश अविलंब देने की कृपा की जाए। बहुत धन्यवाद सर। श्री सुब्रत पाठक जी। आपके द्वारा मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान हमारे राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूं। बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डालने का मामला बहुत दिनों से केंद्र सरकार में लंबित है। उत्तर प्रदेश का बंजारा समुदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक मानदंडों से बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इन्हीं कारणों से इस बारे में राज्य सरकार की कैबिनेट ने 2013 में ही निर्णय लेकर अपनी प्रबल संस्तुति पत्रांक 1689 दिनांक 8/11/2013 के माध्यम से केंद्र को भेज चुकी है। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि अनुसूचित जनजाति को श्रेणी में आने के लिए निर्धारित 5 विशेषताओं में से सभी पर बंजारा समुदाय की योग्यता है, जिसका राज्य की अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध संस्थान लखनऊ के द्वारा पूरे जांच के बाद सत्यापन किया गया है और उसके बाद ही राज्य सरकार ने संस्तुति की। इस बाबत भारत सरकार की जनजाति कार्य मंत्रालय के 2018 के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 15/3/2019 को समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 717/26/3/2019 से पुनः केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण दे दिया है। अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने का कार्य किया जाए। धन्यवाद। श्री राजू बिष्टा जी। श्री संजय भाटिया जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। आज दिल्ली और गुरुग्राम तेजी से विकासशील शहरों में है। इनकी बिल्कुल नजदीकी हमारे लोकसभा क्षेत्र करनाल और पानीपत में बड़े बड़े IOCL, लिबर्टी फुटवियर और टेक्सटाइल उत्पाद हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर CSR व्यय अगर यहाँ के महिलाओं के प्रशिक्षण में, उनके रोजगार में, उनकी शिक्षा में, उनके हेल्थ में अगर खर्च किया जाए तो मैं समझता हूं कि ये बहुत उपयोगी होगा। जहां भी इस तरह के IOCL में, मथुरा में, बठिंडा में जहां भी रिफाइनरी है, इस तरह का CSR का व्यय उन्होंने बढ़ा के रखा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी व माननीय नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मंत्री, कृषि मंत्री, इन सभी उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि पानीपत रिफाइनरी में और करनाल NDRI में CSR के माध्यम से महिला प्रशिक्षण केंद्र, ड्राइविंग स्कूल, महिला छात्रवृत्ति की योजना को शुरू किया जाए। धन्यवाद। श्री सुभाष चंद्र बहेरिया जी। डॉक्टर उमेश यादव जी। थैंक यू स्पीकर सर। सीमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
of Sedam, Kalburgi, Karnataka, stopped its production in 1998 and faced disinvestment in 2006 by Government of India. With this investment, more than 4,000 to 5,000 families have gone through severe financial crisis, as the cement industry was the only source of their income. After my pursuance of this matter since 2019, Secretary's level meeting was called by the Honorable Minister for Heavy Industries on 26/11/2019, which resulted in a public hearing in September 2020 for 3 continuous days by Pollution Board to seek queries or objections for starting the mining process of limestone in this area. Now the people of this area found a ray of hope that at least something is going to start soon for their livelihood. In this area, limestone is in an abundant quantity to start a cement factory of 2 million ton capacity, and this would last for more than 100 years. If clinker process is granted by the Government of India, then it will be the game changer for the common people, as it will generate more than 2,000 direct and indirect employment. I therefore request you to kindly give direction to the concerned authority to start the clinker process and expedite the disinvestment process of Cement Corporation India Limited, Sedam, Kalburgi, Karnataka. Thank you, sir. दिया कुमारी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज देश में आवागमन के लिए जिस तेजी से नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का निर्माण हो रहा है वह प्रशंसनीय है। मेरे संसदीय क्षेत्र राजसमंद पहाड़ी क्षेत्र के साथ विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है और अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए विख्यात है। राजसमंद संसदीय क्षेत्र में आवागमन की सुगमता के लिए निम्नलिखित सड़कों का बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में NH 158 जो कि मांडल भीलवाड़ा से रास तक स्वीकृत है और कार्य प्रगति पर है, उसे 40 किलोमीटर बढ़ाते हुए वाया रियाबड़ी पादुकला तक NH 89 से जोड़ा जाए। NH 458 लाडनू से जस्सा खेड़ा वाया मेड़ता कार्य हो चुका है, परंतु वन क्षेत्र की 32 किलोमीटर सड़क रायपुर से जस्सा खेड़ा का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इस कार्य की DPR बन रही है, परंतु अधिक विलंब हो रहा है। इसको शीघ्र पूर्ण कराया जाए। NH 158 को NH 89 से जोड़ने के लिए लांबिया से पुष्कर वाया कुड़की 58 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति NH घोषित की जाए। इसके लिए राज्य सरकार से अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री रवनीत सिंह जी, डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी, श्री दीपक बैद जी, श्री AKP चिनराज जी, श्रीमती गीता विश्वनाथ जी। Thank you, sir. Sir, expansion of proposed phase 2 of textile PLI scheme include national fabrics. So the union government approved the textile sector production linked incentive PLI program last year. Along with the measures such as rebate of state and central taxes and levies and the remission of duties or taxes on export product. This move was intended to herald a new era in the textile industry by providing raw materials at competitive prices. Skill development and other benefits will boosting domestic manufacturing and lowering import bills. Sir, the scheme provided incentives worth of 10,683 crores over a 5-year period to boost the manufacture of high-value man-made fiber fabrics, apparels and technological textiles. However, in this pursuit to push manufacturing of high-value man-made fabrics, the natural fibers that are produced by plants, animals, geological processes and are recyclable and biodegradable in nature
have largely been ignored by the policy makers. Sir, with right policies in place, new, expensive and extract fabrics can be developed by natural fibers, promising high return to the farmers. Especially in our state, the weaving of Ratnalu Khadi, which happened to have impressed Gandhiji when he visited the area in the early 1920s, can be turned into a thriving enterprise. As a result, it is critical for the Union government to expand the scope of proposed phase 2 of the textile PLI scheme to include Ratnalu Khadi natural fibers in order to ensure doubling the income of farmers. Thank you, sir. श्री राजेंद्र गावित जी। अध्यक्ष महोदय, in my constituency, Vasai Virar Corporation with the population of 24 lakhs has been facing acute water crisis and against the demand of 372 MLD. Available over from all sources is only 230 MLD. The corporation has prepared DPR for the augment and strengthening of distribution system for 225 MLD from MMRD, Surya scheme for 60 MLD from Kolsapada. Out of the 310 MLD sewerage generated under the Vasai Virar City Municipal Corporation, the present sewerage treatment installation capacity of the corporation is only 77 MLD. 230 MLD STP capacity is required to be installed. National Green Tribunal and MPCB has already imposed a penalty of Rs 113.58 crore on the corporation for not having required sewerage treatment facility. To overcome the above problems, this corporation is submitted the project with Rs 1200 crore City Water Action Plan under Amrut 2 scheme of the Union Government. I request the government to approve the project, which will augment water supply distribution system and also provide the underground sewerage system for Nalasopara East and West. The grants need to be made available to the corporation for approving the above project under central government Amrut 2 scheme. I request to Urban Development Minister Hardeep Puri Singh की थैंक यू। हरदीप पुरी सिंह से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर मेरा थैंक यू। श्री दिलेश्वर कामत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, देश के नवोदय विद्यालय ग्रामीण उम्मीदों को पंख लगा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा की रोशनी फैलाने का काम नवोदय विद्यालयों ने करके दिखाया है। इस सफलता का श्रेय नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को जाता है, जो अपने परिवार और सामाजिक परिवेश को छोड़कर 24 घंटे कैंपस में रहकर सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इस महान सफलता के पीछे का दुखद पहलू यह है कि ये शिक्षक विषम हालातों में काम करने वाले नवोदय विद्यालय के समस्त कर्मचारियों को CCS 1972 पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की सुविधा से वंचित रखा गया है, जबकि CBSE, सैनिक स्कूल, रेलवे स्कूल, NCERT, NIOM, तिब्बतियन स्कूल आदि के कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि 1 जनवरी 2004 के पहले के नवोदय विद्यालय के समस्त कर्मचारियों एवं शिक्षकों के लिए इस ओल्ड पेंशन की सुविधा बहाल की जाए। धन्यवाद। श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी। श्री रितेश पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। आवर का सबमिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। नाम रह गया हो तो अवसर दे दिया जाएगा। हमारे देश में युवाओं के ऊपर बेरोजगारी को लेकर के गहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है युवाओं को। इसी कड़ी में करीब 12,000 नौकरियां स्टार्टअप की दुनिया में जो है खत्म कर दी गई हैं, जिसमें ओला, ब्लिंकिट, बाइजू, अनअकैडमी, वेदांतु, कार24, मोबाइल प्रीमियम लीड, लीडो लर्निंग, एम फाइनेंस, ट्रेल, फार हाईवे, फॉरलॉन्को और आदि कंपनियों ने हजारों लोगों को निकालने का काम किया है।
जिसकी वजह से आगे ये भी माना जा रहा है कि इन्हीं स्टार्टअप सेक्टर्स में करीब 50,000 नौकरियों को खत्म कर दिया जाएगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो हमारे जो ये कानून बने हैं लेबर और नौजवानों को, युवाओं को नौकरी देने के लिए, उसके अंदर जो एक रिस्ट्रक्चरिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट का क्लॉज डाला गया है, इसको ये कंपनियां पूरी तरह से रामबाण की तरह इस्तेमाल कर रही है अपने बिजनेसेस में। सर, मैं खत्म कर रहा हूं। वो इसका बहाना लेकर के लोगों को निकालने का काम कर रही है, जिसकी वजह से युवाओं का फ्यूचर पूरी की पूरी तरह से अंधकार में आ गया है और हजारों और लाखों लोगों का परिवार अंधकार में चला गया है। साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर से यह निवेदन करता हूं कि वो इस मैटर को गंभीरता से देखने का काम करें। जहां हमारे देश में नए नए यूनिकॉर्न्स बनने का काम कर रहे हैं और नौजवानों को कहा जाता है कि आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को और इंप्रूव करिए ताकि आपको नौकरियां मिल सके, वहां पे इनको, सर मैं बस खत्म कर रहा हूं, वहां पे इन नौजवानों को हमें सुरक्षा देने की जरूरत है, उनको आपकी सुरक्षा की जरूरत है और उसके लिए आप लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर को ये डायरेक्ट कीजिए कि इस मामले की गंभीरता में जाए और इन नौजवानों को एक सुरक्षा कवच देने का काम करें ताकि उनकी नौकरियां बची रहें। श्री सुभाष बहेड़िया जी, 0 शून्य वाला दोनों है उनके आज करा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान, जो ये चेक बाउंस होते हैं इसके कारण जो जाती हो रही है, क्योंकि लोग बाग खाली चेक दे देते हैं, अपने आप पैसे भर के उसको बाउंस करा के फिर कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है कि जब तक यह प्रूफ न हो जाए कि जिसने चेक दिया उसने कोई पैसा लिया या कोई माल लिया है, जब तक प्रूफ नहीं हो जाए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसके केसेस जो है इनमें पुलिस में चल रहे हैं और इसका नाजायज जो है लोग बाग परेशान कर रहे हैं। तो इस बारे में आवश्यक कार्रवाई जरूरी है कि चेक बाउंस के मामले में जो कानून बना हुआ है, जो नियम बना हुआ है, उसको जो है वापस विचार किया जाए और केवल वास्तव में मांगने वाले को जो दिए गए चेक है उसी पे कार्रवाई हो। धन्यवाद आपका। 377 श्री धन्यवाद। देश में रोज ट्रेनों में लाखों लोग यात्रा करते हैं। आम आदमी के लिए अपने काम को लेकर यात्रा का पैसेंजर ट्रेन यानी लोकल ट्रेन ही सस्ता और सुलभ साधन है। कोरोना काल से पहले पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव सभी स्टेशनों पर होता था, परंतु कोरोना के बाद रेल मंत्रालय की ठहराव को लेकर जीरो बेस्ड नीति के चलते अनेक स्टेशनों पर पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव बंद हो गया है। इससे आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा आए दिन क्षेत्र में पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव की मांग उठ रही है। मेरा सदन के माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन है कि पैसेंजर ट्रेन जो लोकल ट्रेन केवल लाभ के लिए ही नहीं वरन आम जन को आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भी चलाई जाती है। इसलिए पैसेंजर ट्रेनों के मामले में नीति परिवर्तन करके आम जन को राहत देते हुए पूर्व की भांति जिन स्टेशनों पर रुकती है वहां पुनः ठहराव सुनिश्चित कराया जाए। श्री रमेश बिधुड़ी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आपने बोलने का मौका दिया। 377 के तहत आपके माध्यम से सदन का ध्यान विशेषतः माननीय ऊर्जा मंत्री जी की तरफ दिलाना चाहता हूं। दिल्ली की गंभीर समस्या जो पानी को लेकर है और बिजली को लेकर है। आदरणीय महोदय, दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है वहां दक्षिणी दिल्ली में प्रतिदिन 3 से 4 घंटे बिजली कटौती हुआ करती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय श्री नितिन गडकरी जी, तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के प्रयासों से शूटिंग रेंज रोड पर एक 3100 करोड़ की लागत से 400 बाई 220 किलोवाट के बिजली घर के निर्माण से दिल्ली की समस्या का समाधान तो हो गया, परंतु बिजली के संबंध में 2 समस्याएं और हैं। दिल्ली में वर्ष 2010 में 40.47 लाख उपभोक्ता थे, जो बढ़कर अब 61.68 लाख हो गए हैं एवं 900 से 1000 करोड़ रुपए की कलेक्शन हर महीना बाद दिल्ली की बिजली कंपनियों को होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था ये कंपनियां चोर हैं, लुटेरी हैं, मैं इनको जेल भेजूंगा। बीएससीएस, यमुना पावर लिमिटेड में काफी अब अनियमितता है। मेरे क्षेत्र में महरौली विधानसभा में किशनगढ़, मसूदपुर, जे बंधु कैंप, जैन कैंप, रजौकरी,
BSS कैंप, छतरपुर विधानसभा में मांडी गांव, छतरपुर एक्सटेंशन, राजपुर खुर्द, राजपुर कॉलोनी में नए कनेक्शन अब नहीं दिए जा रहे हैं। कारण बताया जाता है कि लोड ज्यादा है और ट्रांसफार्मर फूक जाएंगे। इसके साथ साथ ओखला, सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली मारान, मुस्तफाबाद, जहां विशेष समुदाय के लोग रहते हैं, वहां 80% बिजली की चोरी होती है, लेकिन उनसे बिल नहीं वसूला जाता तुष्टीकरण के कारण। और कभी एक आध केस में चोरी का रेट पड़ भी जाए तो बिजली खपत के जो बिल बनते हैं उनकी 70 से 80% पेनल्टी माफ कर दी जाती है। जबकि इन्हीं परिस्थितियों में दिल्ली के अन्य इलाकों में बिजली के मिसयूज या थेफ्ट का मामला होने पर वहां 30 से 50% की छूट दी जाती है। यह भेदभाव दिल्ली में हो रहा है। वहीं पुराने ट्रांसफार्मर भी नहीं बदले जाते हैं, जबकि दिल्ली सरकार का ऊर्जा क्षेत्र में कुल प्लान एक्सपेंडिचर बहुत घटा है। वर्ष 2011 में कुल प्लान एक्सपेंडिचर का 13.44% था, जो अब वर्ष 2020-21 में मात्र 31.31% रह गया है। उल्टे पीपीएसी के नाम से अब 6 से 8% दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। यह भी कहने के लिए है, बल्कि उसका डबल लिया जा रहा है। यह बढ़ोतरी जो डबल हो रही है उसे आम कंज्यूमर की कमर तोड़ी जा रही है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के 4 कंपाउंड हैं, हर जगह 6% की बढ़ोतरी इसमें कर दी गई है चारों फीट पे, जो डबल बनती है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री केंद्र से मेरा अनुरोध है इस विषय में, क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली में जो 49,000 करोड़ रुपया अवैध रूप से वसूला गया है 2015 से लेकर और 2021 के बीच में, कहीं ना कहीं इसकी एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से जांच की जानी चाहिए। उपराज्यपाल जी को आदेश देना चाहिए जिससे दिल्ली के लोग लुटे से बच सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की कार्यवाही आज दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अध्यक्ष जी, क्योंकि आज सदस्य बहुत बड़ी संख्या में अनुपस्थित हैं और विपक्ष भी उपस्थित नहीं है, तो मेरा ये सुझाव और निवेदन होगा, बाकी अंतिम निर्णय आपका, कि बड़ा महत्वपूर्ण बिल है ये अंटार्कटिका को लेकर के। पहली बार इस विषय पर चर्चा होने वाली है और बहुत से ऐसे इसके पहलू हैं जो सबके ध्यान में आए, जानकारी रहे, उसका भी एक अपना महत्व है। तो क्या हम इसको आज ना लेकर के किसी और दिन ले सकते हैं क्या? इंट्रोड्यूस तो बिल हो चुका है, अब कंसीडरेशन की स्टेज पर है। जी सर, यस सर। ये सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है। अगर इसमें अच्छी तरह चर्चा हो जाए तो बहुत बढ़िया होगी। मेघवाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेघवाल जी, आप हाउस की सहमति की आवश्यकता है। जैसे मंत्री जी अभी बताए कि हाउस में ऑपोजिशन ना के बराबर है और हाउस की सुझाव मुझे चाहिए कि क्योंकि सरकार के तरफ से ये मंशा है कि विदाउट ऑपोजिशन बिल शुड नॉट बी पास्ड, तो इस हिसाब से आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ चौधरी जी। ये जो बिल सरकार ने पेश किया है बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल में हम चाहते हैं कि सभी अपोजिशन भी हों, सब लोग हों, जिससे सार्थक चर्चा हो सके। और मेरा मानना ये भी है कि आज इस महत्वपूर्ण बिल पे जो कांग्रेस के लोगों ने और अपोजिशन ने जो जिस हिसाब से वो आज हाउस में नहीं है, उनको हाउस में रहना चाहिए था। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम हाउस में रह करके इतने महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा करें, लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि वो आज हाउस में नहीं है। अगर वो हाउस में होते तो इसकी चर्चा हो जाती। धन्यवाद। निशिकांत जी। सर, ये पार्लियामेंट जो है ये डिबेट के लिए, चर्चा के लिए है।
और कोई भी अच्छा बिल, महत्वपूर्ण बिल, देश के हित में बिल यदि बिना अपोजिशन के सुझाव को सुने हुए यदि पास होता है, जिस तरह से कांग्रेस और अपोजिशन ने बैकआउट किया है आज सर, और इतनी महत्वपूर्ण बिल लगी हुई थी, तो सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार सभी चीजों पर चर्चा करना चाहती है और अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि सरकार के सुझाव को मानकर इसको अगले दिन जो है चर्चा में डाल दिया जाए, क्योंकि ये बिल जो है अपने आप में देश हित में बहुत ही महत्वपूर्ण है सर। ठीक है। So sense of the House, I understand, is to defer this bill for a different date. The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 22nd July 2022 at 11 a.m.